वर्धमान और ह्रासमान पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग वर्धमान और ह्रासमान ग्राफ के माध्यम समझते हैं, फिर उसके बाद इसकी थ्योरम क्या होती है उसके बारे में हम बताएंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे वर्धमान फलन क्या होता है। वर्धमान का मतलब ये होता है कि जो फंक्शन क्या हो, जो फलन होता है वो बढ़ता जाए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखिए फंक्शन बढ़ा, फिर कुछ रुक गया, फिर बढ़ा, ठीक है ना। वर्धमान में ये होता है कि फंक्शन कहीं कहीं क्या होता है, कांस्टेंट भी हो जाता है और रुक जाता है। फंक्शन क्या मतलब बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ तो फंक्शन चला, ये बढ़ता जाए और इसके बाद रुक गया, फिर ये बढ़ गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, वर्धमान फलन कहलाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग समझते हैं कि जो निरंतर ह्रासमान फलन क्या होता है। देखिए यहाँ पर निरंतर ह्रासमान मतलब कि हमेशा क्या करता रहे, बढ़ता रहे। देखिए यहाँ देखिए ग्राफ हमेशा क्या कर रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे ये हरदम फलन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसको वो कहेंगे निरंतर ह्रासमान, निरंतर वर्धमान फलन, ठीक है ना। हमेशा ये क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ऐसे फलन को हम लोग क्या कहेंगे, निरंतर वर्धमान, मतलब हमेशा बढ़े, घटे ना, हमेशा बढ़े, ठीक है ना। और जो वर्धमान फलन होता है ये बढ़े, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फिर बढ़ा। अब वर्धमान, निरंतर वर्धमान में ये होता है कि बढ़ता ही जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझते हैं ह्रासमान फलन क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ से ये फलन क्या है, हमेशा घट रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब कि ये क्या करे, जो ये फलन है ह्रासमान फलन, ये हमेशा क्या करे, घटता जाएगा। ऐसे फलन को हम लोग क्या कहते हैं, ह्रासमान फलन कहते हैं। यहाँ पे देखिए निरंतर ह्रासमान फलन क्या होता है, मतलब हमेशा घटे, कांस्टेंट ना रहे। ये देखिए यहाँ से ग्राफ के माध्यम से हमेशा घटता रहे, ऐसे फलन को हम लोग क्या कहते हैं, निरंतर ह्रासमान फलन। देखिए हमेशा घट रहा है, ठीक है। अब देखिए इससे पहले हम लोग ग्राफ के माध्यम से सीख चुके हैं कि ह्रासमान फलन क्या होता है और वर्धमान फलन क्या होता है। अब ठीक है, देखेंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए हम लोग क्वेश्चन इसे कैसे करेंगे। अब देखिए हम दो बिंदु यहाँ पे लेते हैं, वर्धमान फलन क्या लेते हैं, दो बिंदु, देखिए x1 और x2 दो बिंदु हम लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ से अगर दूरी ले x1 की, x2 बड़ा है ना x1 से। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ देखिए x1 x2 से बड़ा है, ठीक है ना। जब इस पर हम फलन का मतलब कि जो ये f x1 है, ठीक है ना, जब यहाँ पे निकालेंगे कि f x1 यहाँ से निकलेगा और f x2 कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। देखिए तभी भी क्या हो जाएगा, जो f x2 है तभी भी क्या होगा, f x1 से बड़ा होगा। और जो हम बिंदु ले रहे हैं x1 और x2 किसके होने चाहिए, i के होने चाहिए, ठीक है ना। x1 x2 किसके होने चाहिए, i के। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, दो बिंदु लिए x2 और x1, ठीक है ना। x2 क्या है, x1 से बड़ा है। देखिए x2 क्या है, x1 से बड़ा है, x2 बड़ा है x1 से, ठीक है ना। और जब इस पर हम क्या करेंगे, फलन का मान निकालेंगे, f x1 निकालेंगे और f x2 निकालेंगे, तो f x2 बड़ा होगा किससे, f x1 से। लेकिन देखिए यहाँ से, यहाँ पे क्या है, फलन कांस्टेंट है ना। अगर यहाँ पे हम कोई दो बिंदु ले, देखिए यहाँ से, अब देखिए मतलब x2 तो बड़ा है x1 से, x1 तो बड़ा है ना x2, लेकिन जब हम इस पर फलन का मान निकालेंगे तो दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएंगे ना। यहाँ पे क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बराबर दोनों हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, यहाँ पे दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं निरंतर वर्धमान फलन के लिए। तो देखिए यहाँ से x2 क्या है, x1 से बड़ा, मतलब x2 बड़ा है x1 से, ठीक है ना। जब इस पर फलन का मान निकालेंगे, देखिए फलन f x1 छोटा होगा किससे, f x2 से, मतलब f x2 क्या होगा इस कंडीशन में, बड़ा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देख लीजिए ह्रासमान फलन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे दो बिंदु हमने फिर लिया, x2 बड़ा है x1 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे x2 बड़ा है x1 से, जब f x1 तो निकालेंगे तो इसको से आएगा f x1 और यहाँ से f x2 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए f x1, अब देखिए यहाँ से देखिए f x1 क्या है, बड़ा है f x2 से, ठीक है ना। देखिए यहाँ से f x2 से बड़ा है f x1, ठीक है ना। f x1 मतलब बड़ा है। अब इस कांस्टेंट फलन पर निकालेंगे, देखिए जहाँ पे फलन हम लोग कांस्टेंट हो रहा है, जब यहाँ से f x1 और f x2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, ठीक है ना। और x1 और x2 किसके होने चाहिए, i के, या आप डोमेन की कर सकते हैं, ठीक है ना। डोमेन और फलन कक्षा 11 में हम पढ़ चुके हैं, तो डोमेन और फलन के हो सकते हैं x1 x2 जो है दो बिंदु, ठीक है। अब निरंतर ह्रासमान फलन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो निरंतर ह्रासमान को कोई दो बिंदु ले लेते हैं, x1 x2, मतलब देखिए यहाँ से x1 क्या है, यहाँ से x2 बड़ा है x1 से, ठीक है। और जब हम इसको फलन का मान निकालेंगे तो यहाँ पे f x1 बड़ा हो जाएगा किससे,
गलती हुई यहाँ से, देखिए fx1 बड़ा हो जाएगा fx2 से, ठीक है ना, fx1 बड़ा हो जाएगा इससे fx2 से, ठीक है। एक बार और हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, बाकी हरास मान वर्तमान आप लोग प्रथम सिद्धांत से भी कर सकते हैं, देखिए एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए हम कोई दो बिंदु ले x1 x2, ठीक है ना, x1 क्या है, बड़ा है, मतलब x2 क्या है, x1 से बड़ा है। जब इस पर फलन का मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकलेगा, fx1 निकलेगा, fx2 यहाँ से निकलेगा, fx1 भी क्या होगा, fx2 से बड़ा होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जब हम x1 x2 अगर दो कोई बिंदु लेते हैं तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, यहाँ पे जो fx1 fx2 आएगा क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। फिर उसी तरह आप लोग निरंतर वर्धमान फलन भी देख लीजिए, x2 बड़ा है x1 से, और जब हम fx1 भी यहाँ से निकालेंगे, fx2 के यहाँ से निकालेंगे तो fx1 मतलब क्या होगा, छोटा होगा, fx2 बड़ा होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार हरासमान फलन के जब निकालेंगे, देखिए यहाँ से दो बिंदु लेकर x2 बड़ा है x1 से और x1 किससे बड़ा है, मतलब x2 बड़ा है। जब इसको फलन का मान निकालेंगे, देखिए फलन पर fx1 बड़ा हो जाएगा fx2 से, यहाँ पर दिख रहा है fx1 बड़ा हो जाएगा fx2 से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कांस्टेंट है तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू भी हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार निरंतर हरासमान फलन देखते हैं तो निरंतर हरासमान में देखिए x2 बड़ा x1 से, fx1 का निकालेंगे तो fx1 क्या होगा, बड़ा होगा fx2 से, ठीक है ना। और x1 x2 किसके होना चाहिए, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू i, मतलब कोई भी आप i का एलिमेंट ले लीजिए, किसमें होना चाहिए, i में होना चाहिए या डोमेन में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों को दिखाइए कि fx बराबर 7 पर एक निरंतर वर्धमान फलन है, यहाँ पे r होना चाहिए, r पर क्या है, निरंतर वर्धमान फलन है, ठीक है ना। तो निरंतर वर्धमान फलन के लिए हमने डिफिनीशन बताया था, क्या डिफिनीशन होती है, x1 x2 किसके लिए चलते हैं, i के लिए चलते हैं। i का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस सब होते हैं, रियल नंबर बात है क्यों, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना पहले प्रश्न के लिए, ठीक है, माना x1 x2 बिलोंग टू i। हम मान ले रहे हैं कि जो हमने दो बिंदु माना x1 x2 किसके हैं, r के हैं, ठीक है। x1 x2 बिलोंग टू r, ये r के हैं। तब निरंतर वर्धमान फलन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ये लेके चलते हैं, x1 क्या होगा, x2 से बड़ा होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 7x है, ठीक है ना। यहाँ पे 7x तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाए, 7x लेस देन 7x। हम जानते हैं कि अगर मल्टीप्लाई में इनक्वालिटी चेंज नहीं होती, जो हम लोग असमिका होती है चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। इनक्वालिटी जो होती है हम लोग चेंज नहीं होती, ठीक है। और इसमें -3 क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, 7x माइनस 3 लेस देन 7x2 -3। अब यहाँ से देखिए ये x है, यहाँ पे x था तो यहाँ पे fx लिख रहे थे, यहाँ पे क्या x1 है तो क्या लिखे fx1, और यहाँ पे x2 है तो यहाँ पे देखिए x था तो क्या लिख रहे थे, fx लिख रहे थे, यहाँ पे x7 x2 -3 तो क्या लिखेंगे fx2। हमने दिखा दिया क्या fx2 क्या है, fx1 से बड़ा है, ठीक है। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं क्या, अतः fx r पर क्या है, वर्धमान फलन की डिफिनीशन होती है ना, fx क्या है, r पर निरंतर वर्धमान है। निरंतर वर्धमान फलन है। दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इसी को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग का ये दिया है, fx बराबर कितना दिया, -4x + 7, और r पर निरंतर क्या है, हरासमान। चेक कर लेते हैं हम लोग। हम मान लेते x1 का x2 किसके मान लेते हैं, r के मान लेते हैं, क्योंकि r को चेक करना है हमको। देखिए तो मान लेते हैं, माना x1 बड़ा होगा x2 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या -4, तो हम इसमें क्या करेंगे, -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ से जैसे -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। माइनस से गुणा करते तो इनक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर इधर का लगे तो इनक्वालिटी किधर की हो जाएगी, इधर की हो जाएगी, ठीक है ना। और इसमें 7 ऐड करना है, तो यहाँ पे 7 ऐड कर दीजिए। देखिए इनक्वालिटी चेंज कब होती है, या तो हम उसमें अगर कुछ ऐड करेंगे तभी भी इनक्वालिटी नहीं चेंज होगी,
या उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी भी इनक्वालिटी नहीं चेंज होगी। अगर उसमें जैसे कि अगर उसमें अगर इनक्वालिटी में अगर माइनस से हम गुणा कर देंगे तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा, अगर प्लस से गुणा भी करेंगे तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे x था तो यहाँ पे fx लिख रहे थे, यहाँ पे क्या x1 तो क्या लिखेंगे fx1 लिखेंगे। ये बताइए हम लोग ग्राफ के माध्यम से जो हम बनाए थे तो बिंदु लिए तो उसमें क्या दिखाया था, ये डिफिनेशन के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं ना कि fx1 बड़ा हुआ है fx2 से, मतलब fx1 बड़ा है fx2 से। इस कंडीशन में क्या होता है, निरंतर ह्रासमान होता था, तो हम लिख सकते हैं अतः fx r पर निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान फलन। देखिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न को करते हैं। दिखाइए कि fx बराबर ax प्लस b, जहाँ a और b क्या है अक्षर है, ठीक है, तथा ये क्या है 0 से बड़ा होना चाहिए, एक निरंतर वर्धमान फलन है, मतलब कि 0 से बड़ी वैल्यू को हमको क्या दिखाना है, निरंतर वर्धमान फलन दिखाना है, ठीक है ना। तो पहले हम प्रश्न करते हैं, ठीक है, fx बराबर ax प्लस b, ठीक है ना। उसका तो हम क्या करते हैं, मानते हैं कि निरंतर वर्धमान फलन के लिए हमने बताया था पीछे ग्राफ के माध्यम से x1 x2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यहाँ देखिए हम मान लेते हैं, माना x1 कामा x2 किसके होने चाहिए, बिलोंग टू r, चाहे i कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या होना चाहिए, x2 क्या है, बड़ा है x1 से ना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, a है, हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a x1, यहाँ भी a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा a x2। अब क्या इसमें हम b को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, b को जोड़िए आप लोग, a x1 प्लस b ग्रेटर देन a x2 प्लस b। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर x था तो ये क्या fx लिख रहे थे, तो यहाँ पे x1 तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे fx1 लिखेंगे, यहाँ पे fx1 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे fx2। देखिए यहाँ से कहाँ, देखिए यहाँ से यहाँ पे x2 है, अगर यहाँ पे x था तो क्या लिख रहे थे fx लिख रहे थे, यहाँ पे x है तो fx लिख रहे थे, यहाँ पे x2 तो क्या लिखेंगे, इसको fx2 लिखेंगे। तो देखिए ये हमको लेकर चलना पड़ता है, x1 x2 से बड़ा है, ठीक है। x2 मतलब क्या होना चाहिए, मतलब x1 से बड़ा क्या हो, x2 होना चाहिए। देखो x1 से बड़ा x2 है ना, और मतलब fx1 छोटा होना चाहिए, fx2 बड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ बड़ा है ना, हम लिख देंगे आता fx ये से बड़ी वैल्यू को क्या है, निरंतर वर्धमान है, वर्धमान फलन। अब दूसरे प्रश्न के लिए हम देख लेते हैं, अब देखिए दूसरा प्रश्न हम कर लेते हैं। fx क्या है, ax प्लस b है, और मान के चलते x1 x2 किसके होना चाहिए, i के होना चाहिए, r के होना चाहिए, कुछ भी मान लीजिए x1 x2 बिलोंग टू r, ठीक है ना। हम लेके चलते हैं x1 बड़ा होगा x2 से। अब यहाँ पे देखिए आराम से समझिएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या 0 से छोटी वैल्यू मतलब निगेटिव वैल्यू लेनी होगी, यहाँ पे a की क्या लेनी होगी, 0 से छोटी वैल्यू, मतलब कि अगर हम a से मल्टीप्लाई करें, देखिए a x1 इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो a की मतलब a क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब छोटा 0 से छोटा का मतलब क्या होता है, निगेटिव होती है, निगेटिव संख्या होती है, 0 छोटे का मतलब निगेटिव संख्या होती है। देखिए अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसका तो हम क्या करेंगे, b को ऐड कर देंगे, अब देखिए यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x का तो क्या लिखेंगे, fx लिखेंगे, यहाँ पे x1 मतलब x1 तो क्या लिखेंगे, fx1 लिखेंगे, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। x यहाँ पे एक बार और समझा दे रहे हैं, ठीक है, x1 x2 बिलोंग टू r, ठीक है ना। अब देखिए x1 बड़ा होगा, निरंतर ह्रासमान क्या कर देते हैं, x1 बड़ा होगा x2 से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो a की वैल्यू क्या 0 से छोटी होनी चाहिए, अगर 0 से मतलब छोटी होनी चाहिए, मतलब माइनस होना चाहिए, अगर a कोई कांस्टेंट है जिसका मान क्या है 0 से छोटा है, 0 से छोटा का मतलब निगेटिव होगी, जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा fx1 बड़ा होगा fx2 से, ठीक है। हम लिख सकते हैं आता fx पर निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान, ह्रासमान